Welcome all the viewers to the present lecture, which is question and answer series, and it is continuing since last several days. आप सभी श्रोताओं का आज के इस लेक्चर में स्वागत है। आप सभी जानते हैं प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम चल रहा है। आज से पहले जो भी प्रश्न आए थे उसका पिछले लेक्चर में मैंने सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया। बाकी कुछ बचे हुए प्रश्न हैं या बीच में जो और प्रश्न आ गए उनका मैं आज 1 बाय 1 करके उत्तर दे रहा हूँ। सबसे पहला प्रश्न है दिनेश शर्मा जी का। ये बोकारो से लिखते हैं, ये किसान हैं। इनका कहना है कि लोग जमींदार के समय फॉर्म एम होता था, वो क्या होता था, या इन लोग के पूर्वज जमींदार थे या जमींदार के बारे में जानना चाहते हैं। तो देखिए दिनेश शर्मा जी, हम हर लेक्चर में बताते हैं कि आप सवाल करने के पहले पुराना जो प्रश्नोत्तरी लेक्चर है 1-2 लेक्चर सुन लीजिए। अभी कुछ दिन पहले के लेक्चर में फॉर्म एम के बारे में डिटेल बताए और कई एक लेक्चर में इसके बारे में बताए हैं। जमींदारी एवोल्यूशन वाला लेक्चर है, उसमें भी बताए हैं, BT एक्ट के लेक्चर में भी बताए हैं। तो कई लेक्चर है जिसमें बताए, फिर भी आपको हम बता रहे हैं। अगर वो लेक्चर नहीं सुने हैं वो जिसमें डिटेल में है तो आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वो सब पुराना लेक्चर खोल करके अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो प्ले लिस्ट में आप जाइए और प्ले लिस्ट में आप हेडिंग दिया हुआ है सबका, हिंदी में और अंग्रेजी में खोज सकते हैं। आजकल जो प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम चल रहा है इसमें तो हर तारीख भी दे रहे हैं सुविधा के लिए कि किस तारीख का कौन सा लेक्चर है, ताकि अभी उसका रिकॉर्ड हम मेंटेन नहीं कर रहे हैं कि किस तारीख के लेक्चर में कौन सा प्रश्न का जवाब दिया। ये थोड़ा सा टेढ़ी कीड़ है, वो हमारे संभव नहीं है। अभी हमारे पास स्टाफ इस काम के लिए अलग से नहीं है, कोर्ट कचहरी के काम से ही फुर्सत नहीं रहता है, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों का कोई भी प्रश्न नहीं छूटे, सभी प्रश्न का हम यथासंभव जवाब दें। देखिए फॉर्म एम जो होता है वो लगान निर्धारण होता है, उसी का फॉर्म है। अगर पहले से जमींदारी के समय कोई ज़मीन बेलगान था और जमींदारी जाने के बाद वो व्यक्ति, चाहे तो स्वयं वो जमींदार हो या कोई रैयत हो, उसका लगान देना चाहेगा तो सरकार पहले लगान निर्धारित करती है, तब लगान लेती है। जिसका लगान पहले से लगा हुआ नहीं है तो कैसे लगान लेगी। तो पहले लगान निर्धारण की प्रक्रिया होती है, जिसको रेंट फिक्सेशन कहते हैं। उसका एक केस होता है बाज़ाब्ता। तो जो व्यक्ति आवेदन देता है उसके लिए बिहार लैंड रिफॉर्म्स रूल्स में बना हुआ है, रूल 5, 6, 7 3 रूल है, और उस रूल के अंतर्गत ही उसी रूल में फॉर्म दिया हुआ है। तो पहला फॉर्म है एल फॉर्म है जो आवेदन देने का है। उसी फॉर्म एल में आवेदन दिया जाता है। जो व्यक्ति लगान निर्धारण कराना चाहता है वो फॉर्म एल में आवेदन देगा। तो उस आवेदन पर आम जनता से आपत्ति मांगी जाती है, वो एक नोटिस जारी होता है आम जनता को, आम सूचना जिसको बोलते हैं, वो फॉर्म के में जारी होता है नोटिस। और जब कोई व्यक्ति आपत्ति दिया तो आपत्ति पर सुनवाई हुई, या अगर आपत्ति नहीं दिया तो बिना आपत्ति के आए हुए ही आवेदक को सुन करके जो सक्षम पदाधिकारी है, रेवेन्यू पदाधिकारी जिसके यहाँ ये फाइल होता है, वो पदाधिकारी उस पर आदेश पारित करेगा कि रेंट फिक्स किया जाए। इसका इस दर से दर निर्धारित करेगा। जब दर निर्धारित हो जाएगा तो जिस रजिस्टर पर वो चढ़ता है उस रजिस्टर का फॉर्म बना हुआ है, उसी फॉर्म को एम बोलते हैं, और उस एम फॉर्म को ऐसे बोलचाल की भाषा में रेंट रोल भी बोला जाता है। तो फॉर्म एम इज ए रेंट रोल where the details of the रैयत and the rent fixed by the government is being mentioned। उसमें जो रेंट फिक्स होगा उसको मेंशन किया जाता है, और रैयत का नाम, उसका ज़मीन का ब्यौरा, ये सब दिया रहता है। यही है फॉर्म एम। उसके बाद प्रश्न है दमदार अली। दमदार अली साहब, आप पहले भी प्रश्न किए थे, आपने कहा है कि डिटेल अबाउट म्यूनिसिपल सर्वे बताया जाए। आपको मैं पुनः पहले भी मैं जवाब दे चुका हूँ, फिर भी आपको आगाह कर रहा हूँ कि आप मेरा सर्वे के ऊपर जो लेक्चर है उसमें हम बताए हैं कि सर्वे कई प्रकार का होता है, अलग अलग एक्ट में सर्वे होता है। तो बिहार एंड उड़ीसा म्यूनिसिपल सर्वे एक्ट 1920 के तहत म्यूनिसिपल एरिया में सर्वे हुआ है।
उसके बारे में मेरा सर्वे का लेक्चर खोज करके देखिए, जो जानना चाहते हैं उसमें जाइएगा। अब अलग से उसका लेक्चर बनाने का अभी कोई औचित्य नहीं है। जो लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है तो बार बार एक ही विषय पर लेक्चर बनाने से कोई फायदा नहीं। अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो आपको प्ले लिस्ट अवेलेबल है, प्ले लिस्ट में जा कर के खोलिए देखिए। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। चैनल का नाम आप सभी जानते हैं, अवेयरनेस ऑफ लीगल फ्रेटर्निटी। अगर ये लंबा नाम याद नहीं रहे तो मेरा नाम से भी खोलिएगा तो खुल जाएगा, RKP सिंह लेक्चर सीरीज। इसके बाद है प्रश्न फखरुद्दीन मोहम्मद साहब का। इन्होंने प्रश्न नहीं लिखा है, एक धन्यवाद दिया है, तो आपको भी हम धन्यवाद देते हैं। उसके बाद का प्रश्न है अशोक तिवारी का। अशोक तिवारी जी कल के लेक्चर में आपका जवाब दे दिए थे। आपने मुकर्री लैंड के बारे में पूछा था। मुकर्री का माने जो लीज पर दिया गया है, लीज वाली जमीन, चाहे वो जमींदार अपना जमींदारी राइट दे दे तो वो जमींदारी भी लीज पर दिया जा सकता है, या खेती का जमीन है वो भी लीज पर दिया सकता है, या व्यावसायिक प्रतिष्ठान है या आवासीय मकान है उसको भी लीज पर दिया, सब मुकर्री जमीन कहला। अगर जमीन दिया है तो मुकर्री कहला जाएगा, और जिसको दिया गया है, जिसके पक्ष में दिया गया वो मुकर्रीदार कहला जाएगा। उसके बाद प्रश्न है संतोष कुमार रे का। इनका प्रश्न है कि खिस्टा पेपर से टाइटिल होता है कि नहीं। खिस्टा पेपर से, इस पर भी हम जवाब दे चुके हैं, अगर आप सुने होंगे तो ठीक है, फिर भी हम इसको बताते हैं। खिस्टा पेपर का मतलब होता है वैसा पेपर जो स्टैम्प पर लिखा गया हो लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, उसको खिस्टा केवाला भी बोलते हैं। अगर सेल डीड है तो खिस्टा केवाला कहते हैं, या खिस्टा बस्सी का भी खिस्टा डीड, अगर दूसरे तरह का है तो खिस्टा डीड कहते हैं। तो ये ऐसा कोई लॉ नहीं है कि खिस्टा से टाइटिल होता है कि नहीं होता। आपको इसके बारे में पिछला लेक्चर में बता चुके हैं, कई सवाल के जवाब में बता चुके हैं कि जब प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होता है, यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देता है, हस्तांतरण होता है, 100 रुपया का अचल संपत्ति है और अगर 100 रुपया से ज़्यादा भी वैल्यू है तो किसी भी डीड के जरिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देता है, यानी कि अपना स्वत्व को हस्तांतरित करता है, अपना हक हकीकत दूसरे को देता है, तो वैसा डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्री होना जरूरी है। अगर रजिस्ट्री नहीं हुआ है, सिर्फ स्टाम्प पेपर पर है यानी खिस्टा पेपर है, तो टाइटिल नहीं होगा। लेकिन किसी हक हकीकत का ट्रांसफ़र नहीं हुआ है या ख़त्म नहीं किया गया है तो ऐसा खिस्टा पेपर वैलिड भी होगा। तो ये खिस्टा पेपर देखने से समझ में आएगा, उसका कंटेंट्स क्या है, उसमें क्या लिखा हुआ है, उसको पढ़ के समझ में आएगा। अगर ऐसा आप नहीं समझ सकते हैं तो अपने स्थानीय अधिवक्ता से मिल करके दिखा के आप समझ सकते हैं और उनको ये बात बता सकते हैं कि इससे राइट टाइटल इंटरेस्ट क्रिएट होता है कि नहीं। अगर राइट टाइटल इंटरेस्ट क्रिएट होता है या समाप्त होता है तो ये रजिस्टर्ड होना चाहिए, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो इसका कोई वैल्यू नहीं। उसके बाद एक है लॉ एंड ऑर्डर करके, @लॉ एंड ऑर्डर करके लिखे हैं, और उसके बाद फिर लिखते हैं @टेक्सटाइल। इनका कहना है कि CPC लेक्चर सीरीज, हालांकि बाद में नाम भी लिखे हैं मोहम्मद असलम, अब हम ही नहीं डिस्टिंग्विश कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जो लिखे हैं और टेक्सटाइल लिखे हैं और मोहम्मद असलम एक ही आदमी है कि अलग अलग आदमी है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर जो लिखे हैं लॉ एंड ऑर्डर यूट्यूब पर जो प्रश्न में लिखे हैं, उन्होंने CPC के ऊपर लेक्चर देने के लिए कहा है और कहा है कि CPC के बारे में विस्तृत लेक्चर दें। आपके जानकारी के लिए बता देते हैं कि जुडिशियल एकेडमी में मेरा पहले का सब पुराना लेक्चर है CPC के ऊपर, मेरे ख्याल से 25 या 26 या 27 लेक्चर है। आज तक कोई वकील या जज उससे आगे पहुंचा ही नहीं है। जितना भी मेरा लेक्चर फॉलो किया है वो जितना जानकारी चाहिए उससे ज़्यादा उपस्थित है। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं या आप वकील हैं या आप विधि पदाधिकारी हैं तो आप, मेरा लेक्चर हो सकता है वो आधा लेक्चर उसमें अंग्रेजी में हो या अंग्रेजी हिंदी मिला हुआ हो या कुछ लेक्चर अंग्रेजी में हो, लेकिन CPC का A to Z शुरू से लेकर अंत तक पूरी जानकारी है।
अगर वो जो व्यक्ति सीपीसी पढ़ के समझने में दिक्कत होता है, मेरा लेक्चर सब सुन लेगा तो उसको पूरी जानकारी हो जाएगी। उसके बाद लेक्चर सुनने के बाद अगर किताब पढ़ेगा तो किताब तुरंत समझेगा। इसलिए आपको अगर जिज्ञासा है सीपीसी के बारे में जानने का तो 47 लेक्चर सुनिए। एक 1 बाई 1 करके सीपीसी का अलग अलग चैप्टर पर अलग अलग लेक्चर है, सभी लेक्चर को आप सुनिए। उसके बाद जो टेक्सटाइल एट द रेट ऑफ जो लिखे हैं टेक्सटाइल, ये मोहम्मद असलम साहब, इन्होंने प्रश्न किया है कि सेस रिटर्न क्या होता है। दूसरा चीज इन्होंने एक और प्रश्न किया है कि खतियान में और रिटर्न जमाबंदी में खाता नंबर एक है, लेकिन खतियान में प्लॉट नंबर अलग है और रिटर्न जमाबंदी में प्लॉट नंबर अलग है, तो ये दोनों में सही कौन है। इस प्रश्न का भी पहले हमने उत्तर दिया है। घुमा फिरा के वही प्रश्न या तो आप पूछते हैं या दोबारा जब हम जिनसे नोट करवाते हैं तो हो सकता है यूट्यूब पर खोजने में आपका पुराना प्रश्न ही दोबारा नोट हो गया होगा। तो इसको मान के हम चल रहे हैं कि रिपीटिशन है, फिर भी अगर आप पहला बार उत्तर नहीं सुन सके होंगे तो इस बार उत्तर जरूर सुन लीजिएगा, इसलिए आप इस पर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न आपका छोटा है, सेस रिटर्न क्या होता है। सेस कहते हैं टैक्स के ऊपर टैक्स जो लगता है। जमींदार लोग रैयत से लगान लेता था। सेस रिटर्न के ऊपर भी पहले मेरा एक लेक्चर आ चुका है, वो अगर आप खोजे होंगे तो मिलेगा, नहीं खोजे होंगे तो नहीं मिलेगा। अब मिल गया होगा तो ठीक है, अच्छी बात है। तो जो जमींदार लोग लगान लेता था, उस लगान पर अंग्रेज लोग जमींदार से सेस लेता था, उसके ऊपर भी कुछ टैक्स लेता था, सर्टेन परसेंटेज जो भी उसका रेट हो, तो उसी को सेस बोलते हैं। और जो उसका कितना सेस आता था उसके लिए एक अलग कानून है, उसको बोलते हैं सेस एक्ट। उस सेस एक्ट के तहत उस जमींदार को जिससे सेस अंग्रेज लेता था उसको सरकार को रिटर्न देना पड़ता था। तो वो सेस का जो रिटर्न देता था उसको बोलते हैं सेस रिटर्न। ये रिटर्न जमाबंदी अलग चीज है, सेस रिटर्न अलग है। और उसमें सेस रिटर्न में सिर्फ जमींदार ये दिखाता है कि हमको कितना रेंट का आमदनी था, उस पर कितना हम सेस देते हैं सरकार को, वही उससे पता चलेगा। अब जहां तक रहा कि रिटर्न में और खतियान में प्लॉट नंबर, देखिए एक खाता में कई प्लॉट नंबर होता है। तो मान लीजिए कि एक रैयत को 10 प्लॉट है और रिटर्न जमाबंदी में वो जमींदार ने उसी खाता का सिर्फ 2 प्लॉट उसको दिया किसी कारण से। मान लीजिए 2 ही प्लॉट वो खरीदा हो या 2 ही प्लॉट उसको हासिल हुआ हो, बाकी बिक गया हो, 2 ही प्लॉट बच रहा हो। जिस दिन जमींदारी गया, जमींदार के रिकॉर्ड में उस आदमी के पास उस खाता का मात्र 2 ही प्लॉट बचा हुआ था, इसलिए जो रिटर्न जमाबंदी में देगा सिर्फ 2 प्लॉट दिखेगा। लेकिन अगर उसका खतियान निकाल के देखा जाएगा तो हाँ 10 प्लॉट मिलेगा, इसलिए दोनों में भिन्नता है। तो वो भिन्नता से कोई मतलब नहीं है, इससे ही पता चलता है। जिस समय खतियान बना तो सीएस खतियान बना 1909 में, कहीं 10 में, कहीं 8 में, कहीं 11 में, कहीं 12 में फाइनल हुआ। तो उस पीरियड में खतियान में उस व्यक्ति का नाम था। लेकिन रिटर्न जमाबंदी बना कब बना, जब जमींदारी गया 1955-56 में जमींदारी जब गया तब जमींदार ने रिटर्न जमाबंदी दिया। तो उस रिटर्न जमाबंदी में उतना दिन के बाद दिया था, जो जमीन जमींदार ने पाया कि इस रैयत के कब्जा में है उसी उतना ही प्लॉट का उसने उसमें जिक्र किया, इसलिए इसमें कोई गलती नहीं है, ये एकदम सही है, इससे घबराने की बात है। उसके बाद प्रश्न है संतोष कुमार राय का, ये पूछें कि सीलिंग एक्ट के पर लेक्चर दीजिए और सीलिंग एक्ट क्या होता है। सीलिंग एक्ट के बारे में थोड़ा सा हम पहले चर्चा कर चुके हैं, यहाँ पर शॉर्ट में आपको बताते हैं। सीलिंग का मतलब होता है कि एक सीमा निर्धारित करना। इस कानून के द्वारा सरकार ने एक सीमा निर्धारित किया कि एक व्यक्ति कितना जमीन ज्यादा से ज्यादा रख सकता है। इसी को सीमा निर्धारित जिस कानून से किया गया उसी को सीलिंग एक्ट बोलते हैं। तो सीमा निर्धारित करने के लिए बहुत बाद में उस कानून में मरम्मत करना पड़ा और अलग अलग समस्या उत्पन्न होने लगी, तो कई तरह का प्रावधान किया गया। सबसे पहला व्यक्ति किसको कहते हैं, तो परिवार का परिभाषा दिया गया था। हस्बैंड वाइफ और माइनर, पति पत्नी और नाबालिग लड़के सब मिला करके एक फैमिली माना गया। उस फैमिली को एक यूनिट माना गया। एक यूनिट में जो व्यक्ति कितना रख सकता है जमीन, उसका मैक्सिमम सीमा निर्धारित किया गया। अगर क्लास 1 लैंड है, कई तरह का 6 क्लास 7 क्लास में लैंड को बांटा गया है, तो फर्स्ट क्लास का जमीन है तो 15 एकड़ रखेगा, सेकंड क्लास का जमीन है तो 25 एकड़ रखेगा, थर्ड क्लास का जमीन है तो 35 एकड़ रखेगा। इस तरह से अगर मान लीजिए परिवार में मेंबर बढ़ गए
तो नाबालिग बढ़ गए तो नाबालिग को एक्स्ट्रा मिलेगा, या 1 यूनिट से ज़्यादा हो गया तो 2 यूनिट मिलेगा, तो 15-15 एकड़ 30 यूनिट 30 एकड़ रह जाएगा। इसी सब जहाँ जिस कानून में लिखा हुआ है, अगर किसी व्यक्ति के पास सीलिंग एक्ट से ज़्यादा जमीन है तो क्या होगा, तो उसको सरकार ले लेगी। इसी सब के लिए कानून बनाया गया। उसके बाद प्रश्न है उमेश कुमार नौबतपुर का। इन्होंने प्रश्न किया है, रैयती जमीन का बंदोबस्ती हो सकता है कि नहीं हो सकता। इस पर भी हम पहले जवाब दे चुके हैं उमेश जी, आप ध्यान नहीं दिए होंगे आपके प्रश्न पर या दूसरे के प्रश्न में। आपको फिर से जवाब दे रहे हैं, रैयती जमीन का बंदोबस्ती कौन कर सकता है, सरकार कर सकता है कि नहीं, कि मालिक कर सकता है, नहीं, क्या प्रश्न है ये आपका पता नहीं चल रहा है। फिर भी जमींदार भी रैयती जमीन का बंदोबस्ती नहीं करता था, और सरकार भी किसी रैयती जमीन की बंदोबस्ती नहीं कर सकती है। वो आपको बता दिए हैं कि प्रिविलेज पर्सन होम स्टे टेनेंसी एक्ट में, जिसमें बासगित पर्चा मिलता है, उसमें रैयत की जमीन जो मकान रहने लायक है, वो जमीन को वो पर्चा देता है। जब उसको बेदखल करने के लिए केस चलता है, डीएम उस पर आदेश करता है, कब्जा दिलाता है, तो उस सरकार में निहित माना जाता है, तब उसका फॉर्म जी करता है। बासगित पर्चा पर बड़ा मेरा लेक्चर सुन लीजिए, पिछले बार में आया है, उस पर आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आपका सीधा जवाब है, रैयती जमीन का बंदोबस्ती कोई नहीं कर सकता। हाँ, रैयती जमीन की प्रकृति जब बदल जाएगी, मान ली वो जमींदार के कब्जा में आ गया, रैयत छोड़ के भाग गया, या रैयत बेच दिया जमींदार के यहाँ, या रैयत सरेंडर कर दिया, या जमींदार ने नीलाम करा के अपने कब्जा में ले लिया, तो वो जमींदार का जमीन हो गया। तो जमींदार का खास जमीन हो गया या बकास जमीन हो गया, तब फिर उसका बंदोबस्ती करेगा। लेकिन जब तक रैयत का जमीन है तो नहीं बंदोबस्त कर सकता। उसके बाद एक प्रश्न है सुभाष कुमार, ये आर्मी में एम्प्लाई है, इन्होंने लिखा है @राम सुभाष 8383, ये गैर मजूरा मालिक जमीन इस्लामपुर के ही रहने वाले हैं, 1994 में खरीदा है, इनका रसीद नहीं कट रहा है, यही इनका प्रॉब्लम है। इनको तो हमसे फ़ोन नंबर मांगे थे, हिलसा के वकील साहब का नंबर भी दिए थे, अब बार बार इनका प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, लेकिन पता नहीं फौजी आदमी हैं, दिमाग से कम काम लेते हैं, तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा सा बुद्धि लगाइए। गैर मजरूआ मालिक जमीन का आपने खरीदारी किया, तो जिस आदमी के नाम से वसीका, आपने जिस आदमी से वसीका लिखा है, उस आदमी का नाम पहले से चढ़ा हुआ था कि नहीं रजिस्टर्ड 2 में। अगर उसका रसीद कट रहा था तो आपका रसीद कटेगा, तभी म्यूटेशन पिटीशन मेंटेनेबल है। अगर उस आदमी का भी नाम नहीं चढ़ा हुआ था तो आपका रसीद नहीं कटेगा। तब आपको ये पता लगाना चाहिए कि वो जमीन लगान वाला था कि बेलगान था, जमींदार ने उसका लगान निर्धारित करवाया था कि नहीं करवाया था। अगर नहीं करवाया हो तो आपको लगान निर्धारण करवाना पड़ेगा, तब जाकर रसीद कटेगा। ये आप पता कर लीजिए वहाँ के कर्मचारी से मिलके या सीओ से मिलके, तब आगे आप। और अगर नहीं समझ में आता है तो वहाँ स्थानीय वकील से मिलिए, जाकर के उनको अपना डीड दिखाइए, डीड में लिखा हुआ रहता है। अगर लगान लग रहा होगा तो आपके डीड में भी लिखा हुआ होगा, आपके जो कागज है जो खरीदारी वाला वसीका है उसमें लिखा हुआ होगा कितना लगान लगता है, और जमाबंदी नंबर भी लिखा हुआ रहता है, तो उससे आप जमाबंदी नंबर से खोज सकते हैं कि आपके विक्रेता का नाम वहाँ है कि नहीं। अब उसके बाद प्रश्न है @बकार फरीदी 9221, आपने हमसे उत्तर मांगा है, नाना जी आपके 1961 में मस्कन जमीन खरीदा, विक्रेता का नाम खतियान में है, बेलगान जमीन है, क्या म्यूटेशन होगा। तो अभी आपका पहले का जो प्रश्न का उत्तर दिए हैं तो आपका भी सेम उत्तर है, बेलगान जमीन का म्यूटेशन नहीं हो सकता है, बेलगान जमीन का लगान लगता है। आप लगान लगाना चाहते हैं तो आपको क्या जरूरत है लगान, अगर किसी का डर है कि बाद में कोई सबूत नहीं रहे हमारे पास, सबूत पैदा करने के लिए आप रसीद हासिल करना चाहते हैं, तो आप स्वयं जाकर के आवेदन दीजिए कि मेरा ज़मीन है, हम खरीदे हैं, मेरे कब्जा में है, हमारा मकान है या इसमें हम रह रहे हैं, जो भी है आपका कब्जा, उसको एक्सप्लेन करते हुए दीजिए कि हमारे नाम से इसका लगान निर्धारण कर दिया जाए। तो आपका लगान, अगर मकान बना हुआ है तो उसका ग्राउंड रेंट लगेगा, अगर खेती करते हैं तो उसका लगान लगेगा, रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू जिसको बोलते हैं, वो निर्धारित कर दिया जाएगा। वही प्रक्रिया होगी। फॉर्म एल में आपको अप्लाई करना पड़ेगा, फॉर्म के में नोटिस जाएगा, तब फॉर्म एम में रेंट रोल बनेगा, रेंट रोल बनेगा तो आपका फिर जा करके रजिस्टर 2 बनेगा, तब आपको रसीद कटेगा।
उसके बाद प्रश्न है जयनंदन यादव चतरा से, ये शिक्षक हैं। इन्होंने पूछा प्रति कदीम और प्रति जदीद में क्या फर्क है। तो मास्टर साहब आपको तो जवाब हम पहले दे चुके थे, फिर भी आप अगर ध्यान किए होंगे तो आपको याद होगा, फिर भी बताते हैं। प्रति कदीम का मतलब जो हाल फिलहाल से 2-3 साल से प्रति है, और प्रति जदीद का माने बहुत पुराना, बरसों से 10-20-50 साल से प्रति जो जमीन है, यानी कि कोई उसका खेती बाड़ी जो तबाद बाग बगीचा कुछ नहीं है, ओपन लैंड है, जिसको अंग्रेजी में फैलो लैंड बोलते हैं। विकास कुमार अरवल, ये भी बराबर प्रश्न करते हैं। विकास कुमार जी आप तो बहुत तेज दिमाग के आदमी हैं, अब प्रश्न नया नया बना बना करके करते रहते हैं, आपको तो वकालत करना चाहिए, आप पहले भी कह चुके हैं, फिर भी घुमा फिरा के टेढ़ा प्रश्न पूछना छोड़ दीजिए, सीधा सीधा प्रश्न पूछिए। जमींदारी जाने के पहले 1000 एकड़ जमीन था, सब मान के काल्पनिक प्रश्न करते हैं, तो आपको हम पहले भी वार्न किए हैं कि इस तरह का प्रश्न के लिए हम जवाब नहीं देंगे, और जवाब देंगे तो आपको कोई फायदा भी नहीं होगा। 1000 एकड़ आपके पास था कि जमींदार के पास था, किसके पास था? तो जमींदार के पास 1000 एकड़ जमीन था, तो वो जमीन जमींदार का सरकार में कैसे जाएगा? जमींदार का जमीन सरकार में नहीं गया है, रैयत का जमीन सरकार में नहीं गया है, जमींदार का बहुत सारा जमीन है जो नहीं गया है, जमींदार का जमींदारी सरकार में गया है। उसका सीधा जवाब यही है, जमींदारी जाने पर कंपनसेशन मिलता था, जमीन जाने पर कंपनसेशन नहीं मिलता था। जमीन तो सरकार में भिस्ट कर गया, उसको एको पैसा नहीं मिलता था। जमीन जब भेस्ट करता था तो उसका मुआवजा नहीं मिलता था, जमींदारी का मुआवजा जमींदार को मिलता था। इसके बारे में भी लैंड रिफॉर्म्स एक्ट पर हम आपको लेक्चर में बता चुके हैं, एबॉलिशन ऑफ जमींदारी में पूरा बता चुके हैं। वो सब लेक्चर आप खोजिए, आप पढ़े लिखे होशियार आदमी हैं, आप प्ले लिस्ट में जाइए। अगर आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान चाहिए तो मेरा 300-400 लेक्चर से ज़्यादा अभी यूट्यूब पर है, एक एक लेक्चर, सब लेक्चर सुन लीजिए, देखिए आपको कितना ज्ञान बढ़ जाता है। हमसे पूछने की आवश्यकता नहीं है, कुछ दिन के बाद आप ही से लोग जान जाएंगे, तो आप ही से प्रश्न का सवाल आंसर मांगने लगेंगे। मोहम्मद असलम, आपका जवाब दे ही चुके हैं, शेष रिटर्न के बारे में आपने पूछा था, अभी शेष रिटर्न के बारे में बता चुके हैं। उसके बाद विकास कुमार, इन्होंने लिखा है बकास मालिक जमीन के रजिस्ट्री पर रोक है, डीएम सुन नहीं रहा है, ये पता नहीं खगड़िया से शायद लिखते हैं। देखिए, बकास मालिक जमीन के रजिस्ट्री पर रोक है और डीएम नहीं सुन रहा है, तो इसके लिए हम कई बार पहले भी इस तरह का प्रश्न का जवाब दिए हैं कि आप डीएम को आवेदन दीजिए, या डीएम ने जिस चिट्ठी से रोक लगाया उस चिट्ठी को लेकर के आप सिविल कोर्ट में केस कीजिए या हाई कोर्ट में केस कीजिए, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। या अगर और चाहते हैं चप्पल जूता रगड़ना, तो डीएम के यहाँ पहले आवेदन दीजिए और फिर उसके बाद दीजिए कमिश्नर के यहाँ जाइए, कमिश्नर भी नहीं देता है तो उसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास जाइए, उसके बाद नहीं देता है तो मुख्यमंत्री के पास जाइए। सब जगह दौड़ते रहिए, चप्पल जूता घिसते रहिए, अगर काम हो गया आपका तो ठीक है, नहीं हुआ तो अंत में काला कोर्ट के शरण में आना पड़ेगा। पहले वकील के पास जाइए, तब फिर कचहरी में जाइए, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट आइए, कोई रोक नहीं लगेगा, सब गलत है। अगर आपका कागज सही है, अपना कागज दिखाइए कि बकास जमीन का आपने कैसे हासिल किया। अगर आपके पास कागज सही है और सही में बकास जमीन था तो आपका म्यूटेशन होगा और रजिस्ट्री भी होगा, कोई रोक नहीं सकता। अगर वहां से नहीं हो रहा है तो कोर्ट से होगा, अगर कहीं से आपका नहीं होता है तो लास्ट में आप मेरे पास आइए, हम यहाँ से करवा देंगे, आपको हाई कोर्ट से डायरेक्शन दिलवा देंगे। उसके बाद प्रश्न है मनीष जी का, गैर मजरूआ खास 2014 से खगड़िया डीएम खरीदारी पर रोक लगा दिया है, कैसे रसीद पर रोक लगा दिया। अब जैसे बकास पर रोक लगा दिया, वैसी गैर मजरूआ खास जमीन पर खगड़िया का डीएम 2014 से रसीद पर रोक लगा दिया है, तो कैसे निपटा जाए। तो इस आपके रसीद पर रोक लगा है कि जनरल पब्लिक के ऊपर लगा दिया। अगर जनरल डायरेक्शन है तो आप उस चिट्ठी को सिविल कोर्ट में जा करके तोड़ाने के लिए केस कीजिए खगड़िया में। अगर वहाँ नहीं हो तो सीधे हाई कोर्ट चले आइए, सबका कल्याण होगा। उसमें 10-20-50 आम जनता अगर उससे इफेक्टेड है तो पब्लिक के तरफ से केस कर दीजिए। अगर आपका पर्सनल मैटर है खास, तो अकेले भी आप वहाँ केस कर सकते हैं, नहीं तो आप अकेले हाई कोर्ट आइए, हाई कोर्ट से आपका आदेश हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, रसीद कटेगा। अगर रसीद नहीं काट रहा है तो सबसे पहले आप अंचल अधिकारी को दीजिए आवेदन कि हमारा रसीद किस कारण से नहीं काटा जा रहा है।
कृपया रसीद काट दें। जब वो नहीं मानेगा तो फिर डीएम को एक दरखास्त दीजिए कि किस प्रकार से हमारे रसीद पर रोक लगा दिया गया, पहले से मेरा रसीद कट रहा था। अगर पहले से कट रहा था तब आप आवेदन दीजिएगा, लेकिन शुरू से आज तक कभी कटा ही नहीं है, तब जो आवेदन आप दिए हैं और उस पर रोक लगा है उसका आदेश का नकल लेकर के तब वकील के पास जाइएगा। अगर नहीं अब तक आदेश का नकल लिए हैं या पिटीशन नहीं दिए हैं तो पुनः फिर जाकर के फ्रेश पिटीशन दीजिए कि हमारा रसीद अभी तक नहीं कटा है, हमारा रसीद काट दिया जाए। और उस पर कोई आदेश पारित होगा तो आदेश का नकल लेके और जो आवेदन दीजिएगा उसका एक कॉपी अपने पास रखिएगा, उसको ले करके अपने वकील के पास जाइएगा, तब वो एक्शन जो लेंगे वकील साहब उसके बाद आगे बढ़िएगा। अंत में अगर वहां से नहीं होगा तो आपको यहाँ आना पड़ेगा, हाई कोर्ट आना पड़ेगा या बिहार लैंड ट्रिब्यूनल में आना पड़ेगा। धर्मनाथ चौधरी, दुर्गेश चौधरी, जयनगर, इन्होंने लिखा है कि सेल डीड 1913 में सीएस खतियान खरीदे हैं। 1913 में इनके पूर्वज, और सीएस खतियान पर टाइटल सूट नंबर 57-105 लिखा हुआ है। टाइटल सूट, अब नया टाइटल सूट भी फाइल हो गया है, आरएस खतियान पिताजी का है। तो आपका क्या प्रॉब्लम है? ये तो आप कुछ लिखे नहीं, आपका नया टाइटल सूट फाइल हो गया है। तो जवानी जमा खर्च, हम कोनो ज्योतिषी नहीं है या भगवान नहीं कि यहाँ बैठे आपका टाइटल सूट हम यहाँ दिव्य दृष्टि से देख लेंगे उसमें वो आपके वकील ने क्या लिखा है, खिलाफ पार्टी के वकील ने क्या कहा है और उसमें क्या हाकिम फैसला करेगा सब हम बता देंगे। ये सब तो बेवकूफ़ी वाला प्रश्न है। आपको टाइटल जब चल रहा है तो आप अपने वकील से सवाल पूछिए पहले। अगर आपका वकील सही जवाब नहीं देता है तब वो वकील से हमारी बात कराइए, बार बार हम कहते हैं। अगर उससे भी आप संतुष्ट नहीं है, वकील बात नहीं करना चाहता है, तो आप टाइटल जब चल रहा है तो सारा टाइटल का कागज ले करके आप मेरे पास आइए। अगर आप पैदल नहीं आ सकते हैं या गाड़ी घोड़ा से नहीं आ सकते हैं, आपको समय नहीं है, आप जल्दी चाहते हैं, तो सारा पेपर आप टाइप करा के या फोटो कॉपी पढ़ने लायक हो कोरियर से मेरे पास भेज दीजिए और ऑनलाइन आप हमसे बात कीजिए। ऑनलाइन बात करके हम आपका जवाब दे देंगे। कंसल्टेशन चार्ज मात्र 16,000 रुपया लगेगा। अगर आप लिखित में हमारी राय चाहिएगा तो हम लिखित राय आपको दे देंगे, आपके व्हाट्सएप पर भेज देंगे या आपके मेल आईडी होगा तो मेल पर भेज देंगे, आप प्रिंट अपना निकाल लीजिएगा जो आपको अच्छा लगे। इसलिए इस प्रकार से जहाँ केस चल रहा है प्रश्न पूछ करके आपका कोई निदान नहीं होगा। आप समझते हैं कि प्रश्न पूछने में तो कुछ जाता नहीं है, एक सेंटेंस लिखना पड़ता है या एक लाइन बोलना पड़ता है और बोलने के बाद हमारा सब समाधान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इस चक्कर में आप अपना केस भी खराब कीजिएगा। इसलिए सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि जब केस मुकदमा की नौबत आ गई है, बिना केस के काम नहीं होगा या केस चल रहा है, तो कृपया आप लोग उस तरह का प्रश्न नहीं पूछें। आप सीधे अपने वकील से बात कराएं और नहीं तो पूरा डिटेल लिख करके पहले पेपर भेज दें और पेपर के साथ अपना प्रश्न लिख करके मेरे पास भेजें, तब उसका हम जवाब दे सकते हैं। अगर पेपर पढ़ने में समय लगेगा या कॉम्प्लिकेशन रहेगा तब आपसे चार्ज किया जाएगा, और नहीं तो जैसे सीधा साधा प्रश्न का जवाब दे रहे हैं तो कागज पढ़ के समझ लेंगे तो आपको सही जवाब दे देंगे। कुछ लोग को जवाब मिल जाएगा, कुछ लोग को ऑन पेमेंट मिलेगा, कुछ लोग को नहीं भी मिल सकता है। इसलिए आज के कार्यक्रम में ये लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस बात का आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।